16 ओवर्स हैं, 171 रन्स बनाने हैं कराची किंग्स को और आज ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की कामरान अकमल ने 27 गेंदों पर उन्होंने 77 रन्स बनाए। ज़बरदस्त कमबैक आखिर के 5 ओवर्स में कराची किंग्स की तरफ से नज़र भी आया। मोहम्मद आमिर की कप्तान भी हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद है। सिक्कू भाई, अब से थोड़ी देर में कराची किंग्स की इनिंग्स शुरू हो जानी है। आखिर में जो 5 ओवर्स में कमबैक है वो क्या बताता है? बॉलिंग अच्छी की या पिच ऐसा है जिस पर अच्छी बॉलिंग करें तो ये डिफेंड किया जा सकता है? 10.7 का रिक्वायर्ड रन रेट है कराची किंग्स। देखिए शाहज़ाद, जब भी इस किस्म की पार्टनरशिप लगती है, जैसे कि ओपनिंग पार्टनरशिप 107 रन की लगी थी, उसके बाद हमेशा रन रुकते हैं। मगर आमिर ने शुरू के 2 ओवर बहुत ज़बरदस्त किए, नीचे आके 2 ओवर बहुत अच्छे किए, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रन को रोका। ऑब्वियसली नीचे आके लोग मार रहे थे, जिसके वजह से थोड़ा विकेटें गिरी हैं और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। मगर फिर भी 170 रन और 171 रन का टारगेट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। और ये पिच पहले ही बता दिया था स्लेटर ने, जब वो पिच रिपोर्ट दे रहा था कि ये ड्राई है। ड्राई इसलिए भी हो गई होगी कि आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर जो था पिच के ऊपर खड़ा हुआ जो है वो उसको हवा दे रहा था, तो उसकी वजह से पिच में जो स्वेटिंग होती है वो ख़त्म हो चुकी थी, मॉइस्चर नहीं था, हार्ड पिच थी। और ये ऐसी पिच है कि अगर इनके लड़के खड़े हो गए तो ये भी रन्स बना सकते हैं। मगर आखिर में 5 ओवर में आप जैसे कह रहे हैं कि हिटिंग कर रहे थे इसलिए आउट भी साथ साथ होते रहे। अगर अच्छी बॉलिंग करें तो रोका भी जा सकता है इसी पिच पर। तो दूसरी तरफ वहाब रियाज और हसन अली हैं, इनकी बॉलिंग और फिर कराची किंग्स की बैटिंग जिसमें शाहिद आफरीदी ना हो, उनके कप्तान भी ना हो, दम है कराची किंग्स की बैटिंग में जो इस बॉलिंग का सामना कर सके और ये टोटल चेज कर सके? शाहज़ेब, इन्होंने बॉलिंग साइड जो है ना अपनी, उन्होंने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हैं। इसमें वहाब रियाज हैं, हसन हैं, उनके पास समीन गोल है, अगर आपको याद हो कल उन्होंने 2 गेंदों पे 2 आउट किए थे, मैच बनाया था। जॉर्डन है और उमैद आसिफ, ये इनके पास 5 सीमर्स हैं, प्लस उनके पास डॉसन है कि जो लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, तो बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है। मगर एक डिसएडवांटेज जो मुझे नज़र आता है कराची की तरफ से वो ये है कि एक तो उनके कप्तान उन्होंने आज बिल्कुल फ्रेश बनाए जो कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में कप्तानी नहीं की, और दूसरे उन्होंने 3 लड़के लिए, तीनों के तीनों जो हैं वो पहली दफ़ा खेल रहे हैं। उसमें उसामा मीर है जो उन्होंने आके गेंद की थी, वो पहला मैच खेल रहे हैं। दानिश अजीज़ पहला मैच खेल रहे हैं, मुख्तार पहला मैच खेल रहे हैं। इनमें से 2 बैट्समैन हैं, तो ये पहला मैच खेल रहे हैं। तो और मैच भी बड़ा है, मगर कोई सरप्राइज भी आ सकता है ना कि कोई इनमें से कोई अच्छा परफॉर्म कर दे तो कराची किंग्स, या आपके ख्याल में 10.7 का रिक्वायर्ड रन रेट इस पिच पर और इस बॉलिंग अटैक के सामने हो जाएगा? आपको खासा मुश्किल नजर आ रहा है? नहीं, हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज हम कहते हैं जब नया बच्चा आता है एक नए एटमॉस्फेयर में पहला मैच खेल रहा हो तो थोड़ा सा प्रेशर है। अगर वो निकाल लेता है और ज़बरदस्त बैटिंग करता है तो वाह है फिर कराची की टीम की। इसलिए उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं। उनके पास अगर ओपनर्स में जाएं तो उनके पास बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त हैं, उसके बाद मुख्तार के साथ डैनले हैं, बोपारा और इनग्रम, ये 4 लड़के तो बहुत अच्छे हैं जो कि रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। और नीचे जो है उनके पास उनका विकेट कीपर रिजवान भी है। तो 2 लड़के नए, 5 उनके पास पुराने लड़के हैं जो कि रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग पार्टनरशिप ज़बरदस्त होनी है। अगर एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप 50 जो क्वालिफायर था उसमें इनग्राम बड़ा अच्छा खेले थे, उससे पहले मैचेस में भी बड़ा अच्छा खेले हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं आज के मैच में। बिल्कुल, वो भी, और डैनले भी हो सकता है। बाबर आजम की जो फॉर्म लगी हुई है वो आखिरी में लगी है आके, तो वो भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने 3-4 50 कर दिए हैं। तो अब देखते हैं कि ये हसन अली, मगर बाबर आजम के साथ ऑलमोस्ट 2 रन अ बॉल का जब मामला हो तो बाबर आजम के लिए आपके ख्याल में एक आइडियल सिचुएशन है? हालांकि फॉर्म में है, स्कोर भी कह सकता कि आइडियल है, मगर वो अच्छा खेल रहे हैं। जब बैट्समैन अच्छा खेल रहा होता है, कॉन्फिडेंस होता है उसके में, तो वो जाकर अपने शॉट्स खेलता है। तो अब देखना है कि आज बाबर उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते नहीं करते। जो पिछला मैच खेले तो बहुत ख़राब उन्होंने शॉट मारा था, आज देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं, और अगर वो अच्छा खेल गए तो एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मतलब 16 के 16 ओवर में ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दिखानी होगी। 2-3 ओवर्स भी अगर अच्छे हो जाते हैं तो मैच का पासा जाहिर, और 16 ओवर्स हैं तो रिक्वायर्ड रन रेट भी बड़ा तेजी से बढ़ेगा। 16 के 16 मैचेस में ओवर्स में परफॉर्म करना पड़ेगा कराची। बिल्कुल, देखें चौका लग गया उन्होंने पहले ही, दूसरी ये बॉल है, उनको चौका मिल गया स्लिप में से थर्ड मैन की तरफ, तो ये रन्स बनते रहेंगे। उन्होंने 2 ओवर आराम से खेलने, उसके बाद आप देखिएगा दे हैव टू गो आफ्टर द रन्स। बहुत शुक्रिया सिक्कू भाई, बहुत शुक्रिया। मैच शुरू हो गया है, देखते हैं चेस करने में कामयाब होता है नहीं होता। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बार बार मौका देने के बाद आखिरकार आज अचानक साबिक एसएसपी मलिक राव अनवार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उन्हें गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब से कुछ देर ही बाद उन्हें कराची पहुंचा दिया जाएगा। वापसी पर राव अनवार के साथ 4 बैग भी थे। उन बैग्स में उनका सामान भी था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो रूपोशी के दौरान मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही रह रहे थे।
तकरीबन 2 माह की रुपोशी खत्म करके रावनवार आज सुप्रीम कोर्ट आए और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी, जो मुस्तरद हो गई और अदालत ने रावनवार को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। साथ ही JIT भी बना दी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुलिस अफसरान होंगे। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने रावनवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का एक और मौका दिया और कहा कि वो अदालत आ जाएं। अगर रावनवार अदालत आते हैं तो वो बच सकते हैं। अदालत न आने की सूरत में उन्हें किसी दूसरी जगह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। साथ ही चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता समाअत में ये भी कहा था कि अदालत ये जानकर ही रहेगी कि राव अनवार के सहूलतकार कौन लोग हैं और उन्हें अदालत को जवाबदा भी होना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को 2 दफ़ा इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई, जिसमें CCTV फुटेज और उनके मुबैना सहूलतकारों के बारे में बताया भी गया। जिसके बाद आज रावनवार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। अदालत में रावनवार के वकील ने अदालत को बताया ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने मियां साकिब निसार ने कहा कि आपने कानून के सामने सरेंडर करके हम पर कोई एहसान नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रावनवार से बराह रास्त बात करते हुए कहा कि जिस दिलेरी से आप रह रहे थे और जो खत आपने लिखे उस पर हैरत है। जो खत लिखे गए हैं उनका तासुर दुरुस्त नहीं। जस्टिस साकिब निसार ने रावनवार से पूछा कि इतने दिन आप कहाँ थे, क्यों नहीं आए, हमने मौका फराहम किया तो क्यों नहीं सरेंडर किया। इस पर रावनवार खामोश खड़े रहे और कोई जवाब नहीं दिया। रावनवार के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुल्जिम को हिफाजती जमानत दे दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई हिफाजती जमानत नहीं दे रहे और गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर रहे हैं। हम कमेटी बना रहे हैं। रावनवार को जो कुछ कहना है वो उसके सामने जाकर कहें। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि समझ नहीं आती कि आप इतने दिलेर हो गए कि अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, मोहलत दी, फिर भी नहीं आए। इसके बाद अदालत ने IG सिंध से इंक्वायरी कमेटी के अरकान की तफसीलात भी तलब की, जिस पर रावनवार के वकील ने एतराज़ करते हुए कहा कि सिंध पुलिस से इख्तलाफ है क्योंकि पुलिस उनकी मुखालिफ हो गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किस तरह आपकी पुलिस आप ही की मुखालिफ हो गई है, आप तो इसी पुलिस के मुलाजिम हैं। रावनवार के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इंक्वायरी कमेटी में एजेंसीज को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कौन सी एजेंसीज को शामिल किया जाए। रावनवार के वकील ने कहा कि ISI और IB को कमेटी में शामिल किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह केस सीधा सीधा है, उनका तफ्तीश से क्या ताल्लुक। मुझे मालूम है आप ये किस वजह से कह रहे हैं। 10 मिनट तक जजिस से मुशावरत करके नई JIT बनाने का फैसला करते हैं। यह ना समझा जाए किसी और से मशवरा करने जा रहे हैं। अदालतें आज़ाद हैं और किसी का असर नहीं लेती। अदालत ने केस की समाअत में वक्फा लिया और फिर वक्फे के बाद एक बार फिर समाअत का आगाज करते हुए रावनवार के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट ने JIT में हसास इदारों के नुमाइंदों को शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और एडिशनल IG सिंध आफ्ताब पठान की सरबराही में JIT भी तश्कील दे दी और इसमें 4 आला पुलिस अफसरान वलीउल्लाह, आज़ाद खान, जुल्फ़िकार और डॉक्टर रिजवान को शामिल किया गया। यानी सिर्फ पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल ये JIT बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने रावनवार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस खारिज कर दिया, लेकिन उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम रावनवार की गिरफ्तारी का भी हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रावनवार के केस की आज़ादाना तहकीकात होंगी। केस को कराची ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि किसी तरह की अदालती ऑब्जर्वेशन इस केस को मुतासिर नहीं करेगी। समाअत के दौरान नकीबुल्लाह के घर वालों को मुखातिब करते हुए कहा गया कि आप यकीन दहानी कराएं कि महसूद कबीले की तरफ से रावनवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अदालत ने उनसे रावनवार को नुकसान ना पहुंचाने के लिए हलफनामा भी दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात होने तक रावनवार को हिफाजत में रखा जाए। वो जब तक सिंध पुलिस की हिरासत में है, उनकी हिफाजत पुलिस की जिम्मेदारी है। समाअत खत्म होने के बाद SSP सिक्योरिटी ने रावनवार को इहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नकीबुल्लाह कत्ल केस में कराची की दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। आज की अदालती समाअत के बाद नकीब के वालिद और जिरगा अरकान मुतमईन दिखाई दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। साथ ही वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सियाल ने कहा कि रावनवार को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और JIT को काम करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। जो मैं हमेशा कहता था कि अगर राव को इसी कमेटी पे इतराज़ था तो मैंने पहले भी TV पे कहा था कि IG साहब से मिलके वो उस कमेटी में अगर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं JIT में तो वो चेंज करें। आज मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है कि पुलिस की एक कमेटी बना दी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम होंगे उनकी रोशनी में ये केस आगे चलेगा और जो नई JIT बनी है वो जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट वो मांगेगी, सिंध गवर्नमेंट वो सपोर्ट करेगी।
जीआईटी का मैंडेट क्या होगा, क्या तहकीकात होंगी, कब तक होंगी, रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी, ये अभी वाज़ेह नहीं। इस पूरे सूरत हाल पर हम बात करेंगे समाजी कारकुन जिब्रान नासिर से, जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फॉलो करते रहे हैं, इस केस पे अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। जिब्रान, बहुत शुक्रिया। जिब्रान, आप आज अदालत में मौजूद थे, क्या ये एक सरप्राइजिंग एंट्री थी राव अनवार की तरफ से? नहीं तवक्को की जा रही थी कि अचानक राव अनवार आज आ जाएंगे? इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई थी, अदालत को सारी तफसीलात बताई गई थी, अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए थे कि जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनका भी पता लगाया जाएगा। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये आ जाएंगे, या अचानक इनकी एंट्री हुई अदालत में, और क्या हुआ? सर, मेरे ख्याल के अंदर आ गए, ये अच्छी बात है, इस पर फोकस करना चाहिए। हर वो घंटा, हर वो लम्हा जो वो नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान का एक मजाक उड़ रहा था, हमारे सिक्योरिटी इदारों का मजाक उड़ रहा था, हमारे इंटेलिजेंस अपरेटिस का मजाक उड़ रहा था। क्या सराहियाँ हो रही थी जब हकीकत सामने नहीं आती, अफवाहें जन्म लेती हैं। इंटरनेशनल अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे डेट पेश की खबरें छाप रहे थे कि राव अनवार के पीछे सुप्रीम कोर्ट बैठी, उसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा। एक कम से कम मेरे ख्याल में थोड़ा एतमाद आज बहाल हुआ है, चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आई हैं। ये जो एक बराना रिपब्लिक जैसा माहौल था, ये ख़त्म हुआ है। मगर अफसोस के साथ जब से वो ऑर्डर आए गिरफ्तारी के, जिस तरीके से कराची ले जाया जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है किसी ऐसे मुजरिम को लेकर जाया जा रहा है जिस पर 444 कत्ल का इल्ज़ाम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि दूल्हे को बारात लेके जा रही है। हथकड़ी शायद इस्लामाबाद में कम पड़ गई थी जो पहनाने को मिली नहीं राव अनवार को। अच्छा, मगर तरफ से जो कुछ हुआ अब तक, जितनी कार्रवाई हुई, हालांकि पुलिस हो, दूसरे इदारे हों, वो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। अदालत ने चांस भी दिया राव अनवार को कि आप अदालत में पेश हो जाएं, वो खत लिखते रहे, अदालत ने सब्र का मुजाहरा भी किया, आज कार्रवाई भी की, फाइनली जीआईटी भी बना दी, बात भी नहीं मानी कि एजेंसियां इसमें शामिल की जाएं, 4 पुलिस के अफसरान होंगे। तो अदालत ने तो बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपके ख्याल में क्या अदालत का किरदार वाज़ेह नहीं है इस केस में? सर, अदालत का किरदार अपनी जगह बिल्कुल वाज़ेह रहा है, और ये बात बिल्कुल सामने हमारे है कि जहां एक तरफ अदालत थी जो कि एक दिन में 3-3 बार इस केस को सुन रही थी, चेंबर्स में पेशियां कर रही थी, शाम को पेशियां कर रही थी, आफ्टर आवर्स बैठ रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी, सिंध की पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सदर जो हैं, वो राव अनवार को बहादुर बच्चा कह रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे उसका। और जब उनसे सवाल किया जाता कि राव अनवार कहाँ है, तो वो लाताल्लुकी इख्तियार करते बोलते कि जी सिंध पुलिस जो है, IG जो है सिंध का, वो कोर्ट का लगाया हुआ, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का लगाया हुआ। तो इसमें ऑफकोर्स ज़्यादातर जो लोगों ने उम्मीदें बांधी वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से कम बांधी और जुडिशरी ज़्यादा बांधी, जिसका कसूर जो है या गलती जो है पॉलिटिकल सिस्टम की अपनी है। कोर्ट ने अपना काम पूरा किया है। कोर्ट ने ऑफकोर्स उनकी ये जो जीआईटी की रिक्वेस्ट ही मना कर दी, जहां तक उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, चूंकि जब तक सब साबित नहीं होता जुर्म, वो तब तक नॉट गिल्टी हैं। उनकी तनख्वाह अगर उनकी बनती कानूनी उनके खानदान को मिलनी चाहिए, ये कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। और जीआईटी का जो पहले जो इस वक्त इंक्वायरी कमेटी के हेड थे आफ्ताब पठान साहब, जिनके ज़ेर निगरानी चलान जमा हुआ है ट्रायल कोर्ट में, ATC कोर्ट में, उन्हीं को अभी भी इंक्वायरी का हेड बनाया गया है। 2 एडिशनल IG इसमें है, 2 DIG इसमें है, एक SSP इसमें है। और मैं तो चाहता हूं कि हम ये रवायत ख़त्म करें कि हर इंक्वायरी में ISI और MI को बुलाया जाए। पुलिस का मेन काम इन्वेस्टिगेट करना, ये डिस्क्रेशनरी पावर होती है, हसास इदारों को शामिल करना ATC के कानून के तहत। अच्छा हुआ इसका न इस्तेमाल हुआ। बर्डन पुलिस पर डालें, पुलिस को जिम्मेदार करें, इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ हो। और जो इस वक्त बदनामी सिंध पुलिस की हुई है राव अनवार की वजह से, उसको धोने का बेहतरीन तरीका है कि ये पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करके उसको सही करें। मगर आज मेरे ख्याल में जो अदालत में एक सवाल बार बार होना चाहिए था और जिसका जवाब चीफ जस्टिस साहब को ले लेना चाहिए था, वो ये था कि 2 महीनों तक राव अनवार को छुपाया किसने? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस, किसी इंसान को छुपाना, किसी फ्यूजिटिव को छुपाना भी जुर्म है। इस पे भी अलग से पर्चा कटना चाहिए और ये हमारे सामने आना चाहिए कि इसके सहूलतकार कौन थे। जब तक इससे पर्दा नहीं उठेगा, राव अनवार जैसे किरदार बनते रहेंगे, ये ड्रामा खत्म नहीं होगा। जाहिर है अदालत ने सहूलत से सख्त रिमार्क्स दिए थे, फिर इन कैमरा ब्रीफिंग अदालत को दी गई थी कि क्या मामलात हुए, कौन उनको एयरपोर्ट उस दिन छोड़ने आया था, क्या गाड़ी थी, ये सारी की सारी इन कैमरा ब्रीफिंग IG सिंध की तरफ से दी गई थी। साथ में ये भी कि आज अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि महसूद कबाइल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक बड़ी पीसफुल उनकी मूवमेंट रही है। और अदालत में भी वो बाकायदा तौर पर उनके वालिदैन और रिश्तेदार पेश होते रहे हैं। क्या गम गुस्सा बहुत ज़्यादा है? क्या जब आज राव अनवार आए उस वक्त भी गम गुस्सा था, माहौल ठीक था? क्या मामला रहा है? सर, पेशी के दौरान आखिर में ऑर्डर लिखवाते वक्त जस्टिस साहब ने हमारे वकील को और मुझे भी और महसूद कबाइल के बड़ों को कहते हैं मुखातिब करते हुए ये कहा ज़बानी तौर पे कि आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी कबीले की तरफ से कोई भी जो है अटैक ना करे या कोई वायलेंस ना हो राव की तरफ। और ये चीज़ उन्होंने ऑर्डर में भी लिखवा दी, जो मेरे ख्याल में नहीं लिखवानी चाहिए थी। मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी, और मैं इस वक्त कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा नकीब के ख़ानदान की, अपना एक पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। किसी भी कबीले के हवाले से ऐसे लफ्ज़ लिखना कि आप सस्पिशियस हैं कि शायद वो ऐसा कोई वायलेंस का काम करेंगे, और ख़ास तौर पे आप किसी एक मजलूम के बाप से
जो हर बार पेश होता रहा है 9 हियरिंग्स पे आपके सामने हाथ बांध के, उसने कोर्ट को इज्जत दी है, उसने आइन को इज्जत दी है। उस इंसान ने आइन को इज्जत दी जिसको आइन ने आज तक इज्जत नहीं दी, चूंकि वो फाटा में रहता है। आप उससे कह रहे हैं कि उस पर अटैक मत करो जो आइन तोड़ने का मुर्तकिब है, कानून तोड़ने का मुर्तकिब है, जो अदालत से फरार था, जो अदालत को खत लिखता था मगर नहीं आता था। एक अजीब सी मजाक सी बात थी। और ये वो पश्तून कौम है, ये वो महसूद कबाइल के लोग हैं जो कराची में 10 दिन के लिए जमा हो जाएं, या इस्लामाबाद में 12 दिन के लिए जमा हो जाएं, या किला सैफुल्ला या ज़ोब या पेशावर या कोयटा या सवात कहीं भी जाएं, जहां भी प्रोटेस्ट करें, इन पे पर्चे जरूर कटते हैं मगर ना ये कोई पत्ता तोड़ते हैं, ना ये किसी अमला को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इन्होंने अमन का दामन थामा हुआ है। अगर डर है, अगर प्रोटेक्ट करना है आपने किसी को वायलेंस से, तो सोराब गोट के उन मलीर के रहने वाले उन नौजवानों को कीजिए जो राव अनवर के खिलाफ खड़े हुए थे, और उनको अभी तक डर है कि कहीं राव अनवर के नवाजे हुए पुलिस अफसर या कोई और अदारे के लोग उनको आके अटैक ना करें। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर हमारे साथ। अनवर पर सिर्फ नकीब महसूद के जाली मुकाबले में कत्ल का इल्ज़ाम नहीं है, नकीब के साथ पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले दीगर 2 अफराद के कत्ल का भी इल्ज़ाम है। इसके अलावा खुद सिंध पुलिस की रिपोर्ट में तस्लीम किया गया है कि राव अनवर ने 2011 से 2018 तक 745 पुलिस मुकाबले किए, जिनमें 444 अफराद मारे गए। उनमें से अक्सर पुलिस मुकाबले मशकूक हैं क्योंकि इन पुलिस मुकाबलों की भी तहकीक नहीं हुई। क्या उनकी तहकीक होगी, ये सवाल अहम है। सिर्फ पुलिस मुकाबले ही नहीं, राव अनवर पर इल्ज़ामात की फहरिस्त तवील है। जाली पुलिस मुकाबले, ज़मीनों पर कब्जे, रेती बिजली का गैर कानूनी कारोबार, पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग की सरपरस्ती का इल्ज़ाम भी राव अनवर पर है। और इस हवाले से फरवरी में डॉन अखबार में एक तफसीली रिपोर्ट शाया हुई, तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई, जिसमें हैरान कुन तफसीलात सामने आई। फ़हीम ज़मान और नज़ीहा सैयद अली की रिपोर्ट के आगाज़ में ही एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2008 को पुलिस का काफिला जब वापस आ रहा था तो एक सफ़ेद कार में 2 नौजवानों ने गाड़ी काफिले के आगे लाते हुए शरारतन जिगजैग चलाई, जिस पर राव अनवर इस गुस्ताखी पर गुस्से में आ गए और हुक्म दिया कि इस गाड़ी को रोका जाए, मगर लड़के निकल जाने में कामयाब रहे। डॉन का ये वाकया बताने वाले पुलिस अफसर ने कहा कि राव अनवर के हुक्म पर 2 मोबाइलों ने गाड़ी का पीछा किया, फिर अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आई। जब वो इस सफ़ेद गाड़ी के पास पहुंचे तो अंदर नौजवानों की लाश थी और वो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे कत्ल किया है। सिर्फ शरारत करने पर नौजवानों की जान ले ली गई। ये रवैया है जो कि डॉन अखबार की इस रिपोर्ट में बताया गया है। 2011 से 2018 के दरमियान होने वाले मुकाबलों में 444 अफराद मारे गए, मगर किसी एक मुकाबले की भी इंक्वायरी नहीं हुई और इन मुकाबलों में कोई एक पुलिस एहलकार जख्मी तक नहीं हुआ। इसलिए सवाल उठता है कि नकीब महसूद की तरह कितने ही अफराद ऐसे होंगे जो बेगुनाह होंगे मगर वो राव अनवर का निशाना बन गए होंगे। राव अनवर इस वक्त कराची में लैंड कर चुके हैं। जो खबरें आ रही हैं, जिब्रान नासिर एतराज़ कर रहे थे कि जिस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हथकड़ी नहीं लगाई जा रही है। अब देखते हैं कि जब ये दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होते हैं तो किस तरीके से केस आगे बढ़ता है। अदालत ने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा किया है और आज फाइनली अदालत में ये पेश भी हुए, गिरफ्तारी का हुक्म भी हुआ। अब वज़ीर दाखिला सिंध कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होगी। 4 पुलिस अफसरान हैं, देखते हैं कि वो कैसे इंक्वायरी करते हैं। एहतसाब अदालत वाजिद जिया की राय की पाबंद नहीं और ना ही उनकी कही हुई बात को पत्थर पर लकीर समझा जाएगा। JIT के सरबराह वाजिद जिया किसी के गुनाहगार या बेगुनाह होने पर राय भी नहीं देंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की एवन फील्ड से मुतालिक मुतफर्रिक दरख्वास्त में उठाए गए एतराज़ात पर अपना फैसला, जो महफूज किया गया फैसला था, वो सुना दिया। और आज एहतसाब अदालत में जहां एवन फील्ड रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम फैसला सामने आया, वहीं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के पैनामा फैसले से मुतालिक कहा कि अब तो इस फैसले पर अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने पैनामा फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इस फैसले के खिलाफ आने वाले आफ्टर शॉक्स का सिलसिला अब रुकेगा नहीं। 28 जुलाई को फैसला जो मेरे खिलाफ हुआ है, तो आप देख लें कि अब अंदर से भी और बाहर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं और ये आफ्टर शॉक्स ये चलते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इन पे काबू पाना ऐसी जजमेंट्स के पेश नज़र बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। तो इसका रद्द-ए-अमल तो फिर हर जगह से आता है। हमें ये कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला कमज़ोर फ़ैसला है और ये बात पैनामा की चल रही थी, फ़ैसला अकामा पे आ गया। आपने देख लिया कि बड़े बड़े नामवर जो हैं लॉयर्स, उन्होंने कहा है जी कि ये केस कमज़ोर है, ये फ़ैसला कमज़ोर है, इसके मेरिट्स कमज़ोर हैं। बताएं फिर अब इस पे तनकीद नहीं होगी तो फिर क्या होगा। नवाज शरीफ के मुताबिक सीनियर वकला पैनामा फैसले को कमज़ोर करार दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ उठने वाला तूफान
रोका नहीं जा सकता। नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम को भी अपने वोट की तौहीन पर आवाज उठाने का हक होना चाहिए। ये एक ऐसा तूफान है जो आगे बढ़ रहा है, इसको इस तरह से नहीं रोका जाएगा, लेकिन यही इसी तरह के जजमेंट्स, इसी तरह के फैसले जो है वो फिर अदलिया की बदनामी का बायस बनते हैं। ऐसे फैसले करोड़ों अवाम की भी कंटेम्प्ट का बायस बनते हैं, करोड़ों अवाम की भी कंटेम्प्ट होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि जब उनकी कंटेम्प्ट हो वो भी अपनी इस पिटीशन को किसी कोर्ट में जाके फाइल करें ताकि उनकी कंटेम्प्ट वहाँ पे सुनी जाए। नवाज शरीफ का बयान गुज़िश्ता रोज शेख रशीद नाअहली केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने पनामा फैसले का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए थे कि क्या पनामा केस के फैसले में वज़ा करदा उसूलों का इतलाक सब पर नहीं होगा। पनामा लीक्स केस में कहाँ यह उसूल तय हुआ कि गलती जानबूझकर हो या गैर इरादी नाअहलियत होगी। यहाँ गलती भी नाअहलियत है। पाकिस्तान में तो इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा, और फिर आगे कहा कि सबसे मुश्किल काम कागजाते नामजदगी भरना है। अगर गलती हो गई तो क्या इसके लिए उसूल और मयार अलग होगा। पनामा केस फ्लैट्स का ताल्लुक का था और नाअहल इकामे पर किया गया। जस्टिस फाइज ईसा का कहना था कि जो पनामा केस था वो फ्लैट्स का था मगर नाअहल इकामे पर किया गया। एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं। अगर सख्त जिम्मेदारी का उसूल साबित हुआ तो शेख रशीद आउट हो जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स गुज़िश्ता रोज शेख रशीद की नाअहलियत से मुतालिक फैसला महफूज करने से पहले दिए थे। फैसला महफूज हो चुका है, जबकि आज एहतसाब अदालत से वापसी पर मरियम नवाज से जब शेख रशीद के केस से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो नहीं चाहती कि सियासी मुखालिफिन से भी नाइंसाफ़ी हो, लेकिन अदालती फैसले के असरात मुल्क और कौम पर पड़ेंगे। ये तो पूरी कौम देख रही है कि पनामा में जो नाइंसाफ़ी हुई है, पनामा वाला केस जो इकामा पे आया उसमें जो नाइंसाफ़ी हुई है, अब उसकी फैसले की जद में बहुत दुनिया आएगी। और हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारे मुखालिफिन में से भी किसी से वो नाइंसाफ़ी हो जो पनामा और इकामा वाले फैसले में करोड़ों लोगों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो प्रेसिडेंट बने और केसेस में। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक फ़ैसला हुआ है तो उसके जो असरात हैं वो मुल्क पे भी हुए, कौम पे भी हुए। नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज भी पनामा फैसले को नाइंसाफ़ी समझती हैं, लेकिन वो अपने सियासी मुखालिफिन को इस नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं देखना चाहती उनके मुताबिक। ताहम दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं की पार्टी के रहनुमा इमरान खान, जहांगीर तरीन और शेख रशीद की नाअहली की पटिशन लेकर अदालत गए और पनामा केस के हवाले देकर ही उनकी नाअहली मांगी जा रही है। आज एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की भी समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तगासा की गवाह नौरीन पर जिरह जारी रखी। लाहौर के बैंक की ब्रांच मैनेजर नौरीन शहजादी मुतालिका दस्तावेजात मंगवाने से मुतालिक ईमेल पेश ना कर सकीं, जबकि एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत 29 मार्च तक मुलतवी करते हुए JIT के सरबराह वाजिद जिया को बतौर इस्तगासा के गवाह तलब कर लिया। आज एवनफील्ड रेफरेंस में दायर नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का अहम फैसला भी सामने आया। फैसले में कहा गया है कि गवाह की राय वाला पोर्शन सिर्फ देख कर रख लेंगे। आपका एतराज भी यही था कि राय नहीं आनी चाहिए और कानून भी यही कहता है। प्रोसिक्यूटर वाजिद जिया की राय से मुताल्लिक सवालात भी नहीं करेगा। वाजिद जिया किसी के गुनाहगार या बेगुनाह होने से मुताल्लिक राय नहीं देंगे। एहतसाब अदालत वाजिद जिया की राय की पाबंद नहीं बल्कि अपनी राय खुद कायम करेगी। ऐसा नहीं कि जो वाजिद जिया ने कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। फैसले में दरख्वास्त गुजार से कहा गया है कि वो बयान होने दें और एतराज़ात नोट करके जिरह में सवालात उठाएं। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के वकील ने JIT रिपोर्ट में वाजिद जिया के तज्ज़िये को रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में JIT रिपोर्ट के कई वॉल्यूम्स की अदम फराहमी पर भी एतराज़ किया गया था, जिससे मुताल्लिक एहतसाब अदालत ने आज फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया है कि गवाह के बयान के दौरान उठाए गए एतराज़ात पर फैसला बाद में किया जाएगा। एहतसाब अदालत का वाजिद जिया के बयान से मुताल्लिक फैसला अहम है, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकील नैब रेफरेंसेस में वाजिद जिया के बयानात के दौरान उनकी राय पर एतराज़ात उठाते रहे हैं। ताहम आज एहतसाब अदालत ने इस हवाले से फैसला सुना दिया है। इस फैसले के असरात क्या होंगे और क्या आज नवाज शरीफ की जो वकला की टीम है वो मुतमईन नजर आई। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफ़ज़ई। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, क्या कदरे मुतमईन नजर आई नवाज शरीफ साहब की वकला की टीम आज इस फैसले के बाद, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो गैर मुतमईन नजर आए? क्या मामला रहा आज अदालत में?
जी देखें शाहज़ेब खानज़ादा साहब, जब ये फैसला आया तो उस वक्त जो टीम मेंबर थे, जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के वकला थे, वो जा चुके थे, क्योंकि आज जब समाअत ख़त्म हुई तो उस वक्त तक ये फ़ैसला सुनाया नहीं गया था। पहले 1 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे का टाइम दिया गया और ये फ़ैसला आते हुए 2:30 बज गए थे तकरीबन। तो उस वक्त तक जो वकला हैं वो मौजूद नहीं थे, उनके एसोसिएट मौजूद थे जिन्होंने ये फ़ैसला सुना भी और उसकी फिर कॉपीज़ वसूल की और वो अपने लॉयर्स तक पहुंचाई हैं। ताहम ये जो दरख्वास्त पर फ़ैसला आया है, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये बुनियादी तौर पर ना ही दरख्वास्त मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट की गई है और ना ही मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट की गई है। कुछ पोर्शन का जो रिलीफ है वो प्रोसिक्यूशन साइड को मिला है और कुछ रिलीफ जो है वो डिफेंस साइड को भी मिला है। मिसाल के तौर पर जो ये बात कही गई है कि राय अपनी नहीं देंगे, ये कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि वाजिद ज़िया अपनी राय नहीं दे सकते, उनकी राय पत्थर पर लकीर नहीं है। तो ये बात तो अब कंफर्म हो गई है, क्लियर हो गई है कि वाजिद ज़िया किसी भी हवाले से कोई राय नहीं देंगे, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जिबिट कराएंगे। ताहम जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये एक कहा जा रहा था, डिफेंस साइड से एतराज़ किया जा रहा था कि सिर्फ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाएं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ये ले आते हैं जमा कराने के लिए उनको रोका जाए। वो जो प्ली है वो किसी हद तक नहीं मानी गई और ये कहा गया है कि जो वो डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे उनको ले लिया जाएगा और उन पर एतराज़ात नोट किए जाएंगे, जो बाद में जिरा के मौका पर उनको देखा जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है और क्या वो एडमिसेबल हैं या नहीं है। तो ये दोनों ही को, जो प्रोसिक्यूशन साइड है और डिफेंस साइड है, दोनों को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला है। बहुत शुक्रिया। वैसे सही बता रहे थे कि दोनों को थोड़ा थोड़ा रिलीफ इस हवाले से मिल गया है और अब देखते हैं कि आइंदा समाअत है जिरा भी वाजिद ज़िया से होनी है, उसमें क्या क्या नुक्ते उठाए जाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। रुपया पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर इस वक्त है डॉलर के मुकाबले में और बहुत तेज़ी से गिरावट है। हुकूमत क्या जानबूझकर गिरने दे रही है या फिर मार्केट में इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है? हमारे साथ मौजूद होंगे मिफ्ता इस्माइल साहब, उनसे पूछेंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है और रुपया किस हद तक गिरता रहेगा। 2 दिन लगातार उसमें गिरावट देखी गई है। पाकिस्तानी रुपया एक मरतबा फिर अमरीकी डॉलर के मुकाबले में शदीद दबाव में है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर की कदर में शुरू होने वाला अचानक इजाफा आज भी बरकरार रहा और ये आहिस्ता आहिस्ता की एडजस्टमेंट नहीं है। एक दिन में एक मैसिव डिक्लाइन हुआ रुपए की कीमत में, वो आज भी बरकरार रहा। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर सिर्फ कारोबारी रोज के दौरान 4 रुपए 57 पैसे महंगा होकर 115 रुपए 14 पैसे पर हो गया और इन दोनों 2 दिनों के दौरान डॉलर अब तक मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 116 रुपए तक भी पहुंच चुका है। गुज़िश्ता रोज 110 रुपए 60 पैसे से डॉलर की ट्रेडिंग शुरू हुई और फिर 116 रुपए पर पहुंच गई। ऐसा अचानक क्या हुआ है? अगर जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं जिनकी वजह से रुपए की कीमत में कमी आ रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों नहीं हुआ? ये एकदम अचानक क्या हुआ? ओपन मार्केट में 2 दिनों में अमेरिकी डॉलर 111 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 116 रुपए तक फरोख्त होता रहा, यानी 4% से ज्यादा इजाफा अब तक 2 दिन में रिकॉर्ड किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 43 पैसे महंगा होकर 115 रुपए का हो गया था, आज मजीद बढ़ गया और ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 115 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। इख्तिताम पर 115 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में अचानक होने वाले इजाफे का असर दीगर गैर मुल्की जो करेंसीज हैं उनकी कदर पर भी पड़ा है और स्टेट बैंक का कहना है कि जारी खाते के खसारे, करंट अकाउंट डेफिसिट और बैरूनी अदायगियों की वजह से डॉलर की कदर बढ़ी है, जबकि फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि डॉलर की कीमत में अचानक इजाफा बैरूनी अदायगियों की वजह से है। साथ ही हुकूमत की जानिब से जल्द गैर मुल्की असासों पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराए जाने की तवक्कात ने भी रुपये पर मनफी असर डाला है। आपको याद दिला दें कि 3 माह पहले दिसंबर में भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में अचानक इजाफा हुआ। उस वक्त डॉलर 110 से 111 रुपए तक पहुंच गया और उस वक्त ये खबरें आई थी कि स्टेट बैंक पर मुबैना तौर पर IMF का दबाव है कि रुपए की कदर को 5 से 10% तक कम करे। अब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में यूं होने वाले अचानक इजाफे के दौरान गुज़िश्ता दिनों IMF की रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 12.8 अरब डॉलर रह गए हैं। IMF के अंदाजों के मुताबिक इन ज़र मुबादला के ज़खायर से सिर्फ मुश्किल से 3 माह से भी कम अरसे तक के लिए दरामदात की अदायगी मुमकिन हो सकेगी। तो ये जो दबाव रुपए पर पड़ा, ये किस हद तक जारी रहेगा? हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता साहब, सबसे पहले ये जो दबाव है ये अचानक क्यों? जो फैक्टर्स हैं, जो स्टेट बैंक भी कहता है, एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट और ये सारे मामला, ये आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ये सट्टे जैसा माहौल क्यों अचानक गिरा है? स्टेट बैंक भी खामोश, आप लोग भी खामोश, कोई पैनिक भी नहीं। जो इसाकदार साहब के दौर में नजर आता था वो एक अनागाई मसला था, उस दौर में तो रुपये और डॉलर की पैरिटी, ये क्या हो रहा है? जी शाहजेब, शुक्रिया। देखें, कोई पैनिक की इसमें बात नहीं है।
ये एक एकदम डिलिबरेट पॉलिसी के तहत हुआ है। जब दिसंबर में भी हम ये समझते थे कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर की बनिस्बत 10% से ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही थी और हमारी इंपोर्ट्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। और उसी का प्रॉब्लम आ रहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, जैसा आपने बताया। और फिर जाहिर है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और आपको रुपए दे के सस्टेन करना, डॉलर खर्च करके अपने रुपए की वैल्यू सस्टेन करनी पड़ रही है, तो आपकी एक्सटर्नल पोजीशन वीक हो जाती है और आपको पेमेंट्स में दुश्वारी होती है। तो हमने एक पॉलिसी के तहत दिसंबर के अंदर 5% डिवैल्यू करा, एक दिन के अंदर 5% डिवैल्यू कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन के ऊपर क्या अफेक्ट आता है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या अफेक्ट आता है और इंपोर्ट्स के ऊपर क्या अफेक्ट आता है। तो खुशाइन बात यह है कि जुलाई से फरवरी तक का इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 3.8% था। तो हमको ये बात समझ में आई है कि इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस कैपेसिटी है, सप्लाई के अंदर अभी झोल है, सप्लाई में लचक है और महंगाई नहीं बढ़ रही हमारी, इवन दो हमने करेंसी डिवैल्यू करी थी। साथ साथ हमने ये देखा कि फरवरी के अंदर एक्सपोर्ट्स जो थे वो 15% बढ़ गए पहली मरतबा बड़े अरसे बाद, और इंपोर्ट्स जो थे वो सिर्फ 8% से बढ़े, जिससे हमको ये लगा कि अभी एग्रीगेट डिमांड तो है लेकिन इंपोर्ट स्लो हो रहा है। लेकिन हमको फिर भी गुंजाइश लग रही थी कि हम एक और दे सकते हैं मार्केट के अंदर, एक और डिवैल्यू कर सकते हैं, और जो हमने कल करी 5% की स्टेट बैंक ने कल एक और डिवैल्यूशन करी और ₹1.15 पे जाके 115 रुपये पे जाके हमने उसको रोका है, विच इज़ वेयर एक आध दिन में मार्केट सेटल हो जाएगी। आप देखेंगे इस वक्त तो ये मनी चेंजेस काफ़ी लंबा गैप लेके चल रहे हैं, लेकिन 115 के ऊपर मार्केट सेटल हो जाएगी। और ये जो है फिल वक्त मेरे ख्याल से काफ़ी है फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर, 6, 8, 9 महीने, साल तक, मेरे ख्याल से 7, 8 महीने तक अब फर्दर कोई डिवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेंसी यहाँ पे आके स्टेबल रहेगी और पाकिस्तानी रुपया जो है वो अपनी सही, मैं समझता हूँ कि सही अपनी मार्केट वैल्यू ढूंढ चुका है। और अब हमारा एक्सपोर्ट्स भी तेज़ी से इंशाल्लाह बढ़ेंगे, इंपोर्ट भी स्लो हो जाएंगे, और जो करंट अकाउंट की डिफिकल्टीज थी वो खुद ब खुद आहिस्ते आहिस्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगी। करंट अकाउंट की आप कह रहे हैं कि डेलिब्रेट था, और यहाँ पर जितना ये लेवल है इस पर आप रोकना चाहते हैं, तो इस पर रोकने के लिए भी आपको स्टेट बैंक को इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो 8 माह के करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर हैं वो $10.8 अरब हैं। साथ ही आपके जो रिजर्व्स हैं वो $12.8 अरब हैं। 3 महीने की इंपोर्ट्स को मुश्किल से कर्टेल कर पाते हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भी ये वैल्यू कैसे हो गई? अगर मार्केट फोर्सेस पर आप छोड़ेंगे तो स्टेट बैंक से इंटरवीन नहीं कराएंगे आप इस वैल्यू पर रोकने के लिए भी? देखिए शाहजेब, एक तो ये कि हम ये बात समझते हैं या हमने हिसाब करा हुआ है कि 115 रुपये जो है पे हमारी एक्सपोर्ट अच्छी तरह बढ़ जाएगी। बहुत सारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो वायबल नहीं थी वो वायबल हो जाएगी। 115 रुपये से हमें जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी मिल रही है वो भी बढ़ जाएगी, तो हमारा इस साल का बजट का जो खसारा है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो 115 रुपये इज़ अ फिगर दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद, आई थिंक स्टेट बैंक इज़ वेरी कंफर्टेबल विद। तो ये हम इस नंबर पे बड़े कंफर्टेबल हैं, तो इसको हम फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर मेरे ख्याल से मसला है ना, आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ तक आप कंफर्टेबल है दैट इज फाइन, बट एक मसला है, मैं फिर इस सवाल को और ज़्यादा रिफ्रेश करते हुए उसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप इस लेवल पर कंफर्टेबल हैं और मार्केट फोर्सेस पर छोड़ें तो एडजस्टमेंट आ जाएगी और ज्यादा नीचे चला जाएगा, आपके कंफर्ट का फायदा नहीं होगा। मगर अगर आप इंटरवीन करेंगे तो इंटरवीन करने के लिए पैसे नहीं है स्टेट बैंक के पास। $12.8 अरब बचे हुए हैं रिजर्व्स में, जो कि 3 महीने से भी कम की इंपोर्ट्स है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे अपने कंफर्ट के साथ भी इसको इस लेवल पर? मैं इस लेवल पे इसलिए कंफर्टेबल हूं कि मैं समझता हूं कि इस लेवल पे अगर हम छोड़ दें तो स्टेट बैंक को इंटरवीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त मैं जानता हूं कि मेरा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, इंपोर्ट मेरा जो है वो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस से भी ज़्यादा है। तो थोड़े से अगर स्टेट बैंक को ज़ाहिर है कि इंपोर्ट के डॉलर्स देने पड़ते हैं तो स्टेट बैंक थोड़ा सा वो खर्च करेगी। लेकिन जो अभी हमने हिसाब लगाया है तो अगले 4 महीनों में बिटवीन नाउ एंड जून हमारी एक्चुअली रिजर्व थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जो हमको पैसे आने लगे हैं दूसरी जगहों से, कैपिटल ट्रांसफर्स जो होने लगे हैं वो ज़्यादा हैं $600 मिलियन से। तो वी थिंक आवर रिजर्व्स विल एक्चुअली गो अप बाय $600 मिलियन between now and February. 115 is a number which actually will trend, जो आपको एक्सपोर्ट्स आपका तेज़ी से बढ़ रहा होगा इंशाल्लाह। इंपोर्ट के अंदर जो है वो हम ये नहीं चाहते कि इंपोर्ट कम हो जाए, हम चाहते हैं कि इंपोर्ट की ग्रोथ कम हो जाए और करंट, और इससे हमारा रेमिटेंस भी बढ़ेगा और इससे हमारे जो FDI है वो भी बढ़ जाएगा। आपका जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है इस एंड पर। आप कंफर्टेबल हैं मगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग रहा है मार्केट की तरफ, क्योंकि आपने कहा कि बढ़ जाएंगे। अब ये जो $12.8 अरब के भी रिजर्व्स इस वक्त स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं, उनको भी अगर हम नेट बेसिस पर देखें
तो आप नेगेटिव $724 मिलियन पर खड़े हैं। आपने रिपोर्ट देखी होगी IMF की, जो कि रिपोर्ट भी हुई है, क्योंकि आप ये जो $12.8 अरब है, इसमें $5.8 अरब जो है वो लोन्स आप काउंट कर रहे हैं, स्वाप्स हैं कोई $6.3 बिलियन, इसमें IMF के हैं $1.03 बिलियन, चाइनीज करेंसी के स्वाप्स हैं $700 मिलियन की, और लायबिलिटीज है कमर्शियल बैंक्स की। तो आप तो नेगेटिव $724 मिलियन पर खड़े हुए हैं, जबकि इतना सारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी साथ लिए खड़े हुए हैं। तो आपका जो कंफर्ट है वो पता नहीं किस वजह से है। देखिए, मैं जब 105 रुपए पे डॉलर था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ। 110 रुपए पे डॉलर था, मैंने कभी नहीं कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं 5-6 महीने से ये वजारत चला रहा हूँ। मैं अब जब कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कुछ पता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो IMF की जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें IMF अपने जो पैसे हैं वो नेट फाइनेंशियल एसेट से निकाल लेता है। वो इनका गिनने का तरीका है। $6 बिलियन जो हमको IMF को देने हैं, वो ओवर 7 साल में देने हैं। वरना तो हमारे पास शायद $75 अरब का लोन है, तो हम सारा निकाल लें, फिर तो हम -40-50 बिलियन डॉलर्स पे खड़े हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट हाउ यू लुक। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 12 जो हम स्टेट बैंक के रिजर्व में $12.8 बिलियन हैं। दैट्स कंफर्टेबल। जो ट्रेंड आ रहा है, जो कि कैपिटल ट्रांसफर्स अगले 3-4 महीनों में हमें आ रही हैं, और आई एम नॉट इवन काउंटिंग जो एमनेस्टी होगी जिसके वजह से जो डॉलर्स आएंगे, आई एम नॉट इवन काउंटिंग। मैं एमनेस्टी पर आ रहा हूँ, मैं एमनेस्टी पर आ रहा हूँ, बट एमनेस्टी पर आने से पहले आपने मुझे सिर्फ $600 मिलियन काउंट कराए हैं। अगर आप अपना कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा और इंपोर्ट्स कर्टेल हो रही हैं, उसके बावजूद भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर रहे होंगे। $600 मिलियन का इनफ्लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आउटफ्लो, तो ये कैसे चीजें मेंटेन रहेगी? रिजर्व्स कैसे मेंटेन रहेंगे? स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? अनसर्टेनिटी क्यों नहीं आएगी? जी शादेब, यही मैं कह रहा हूँ, करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा। मेरे पास कैपिटल ट्रांसफर्स आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हम बोरो कर रहे होंगे पैसे, हम दूसरी तरीके स्वाप्स कर रहे होंगे, हम चाइना से शायद स्वाप करेंगे, हम दूसरी चीज़ें कर रहे होंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास इतने पैसे आ रहे होंगे कि जो करंट अकाउंट के डेफिसिट से ज़्यादा होगा अगले 4 महीने में, और हमारा 4 महीने के अंदर जो है वो $600 मिलियन से हमारा ये तखमीना है कि $600 मिलियन से हमारा जो है वो रिजर्व में इजाफा हो जाएगा। हम समझते हैं कि 3-3.5 बिलियन का रिजर्व में कमी हुई है इस फिस्कल ईयर में सो फार, और अगले 4 महीनों के अंदर 600 मिलियन का हिसाब हमारे पास पूरा लिखा हुआ है कि जिसके तहत हम समझते हैं कि इजाफा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स, बिकॉज ऑफ FDI, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आल्सो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपका जो कंफर्ट लेवल है वो तो खुद 7-8 महीने के लिए है। जाइए किसी भी इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर को कहिए कि हम 7-8 महीने के लिए हमारी करेंसी 115 रुपए पर रहेगी, उसके लिए मैं कंफर्टेबल हूं। आपके ख्याल में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? 7 मंथ्स इज नॉट इवन अ पीरियड इकोनॉमिक टर्म्स में। ये तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आप उसको बता रहे हैं कि भाई आप जो पैसा लेके आएंगे वो 5% से डीवैल्यू 7-8 महीने बाद ही हो सकता है मजीद, क्योंकि हम 7-8 महीने के लिए कंफर्टेबल है इस करेंसी के लेवल पर। नहीं, मैंने जो आपसे गुजारिश करी कि फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर वी डोंट सी एनी डिवैल्यूएशन हैपनिंग, या वी डोंट सी एनी डिप्रिसिएशन इन द करेंसी हैपनिंग। लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मतलब ज़िंदगी भर पाकिस्तानी रुपया जो है वो डिवैल्यू नहीं होगा। मैंने यहाँ से लेके साल के आखिर तक मैं कह रहा था, तो 7-8 महीने रह गए, उसमें मुझे अब डिवैल्यूएशन नज़र नहीं आ रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगला साल शुरू होगा तो हम फ़ौरन डिवैल्यू कर देंगे, पता नहीं कौन उस वक्त होगा, लेकिन मुझे इस वक्त इस साल के अंदर अब डिवैल्यूएशन नज़र नहीं आ रहा। ये मैं कहने की चाह रहा था। तो मिस्टर साहब, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया ना आपके ख्याल में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान अट्रैक्ट कर लेगा सिर्फ 7-8 महीने की सर्टेनिटी और उसके बाद की अनसर्टेनिटी में? मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी, अगर आप जब पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, किसी पाकिस्तानी बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट का रुपए का बॉन्ड खरीदते हैं, तो आपको 7-8% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप डॉलर पाकिस्तानी बैंक में रखवाते हैं तो आपको 1 से 1.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट डिफरेंशियल होता है वो दिस इज बिल्ट इन विद द एक्सपेक्टेशन कि रुपया जो है वो शायद डिवैल्यू होगा। अगर मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है मेरे ट्रेडिंग पार्टनर से, तो रुपया ऑटोमेटिकली हैज़ टू डिवैल्यू, अदरवाइज मेरी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाता है, मेरा एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इन चीज़ों को देखते हुए ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, एक जो बेसिक इकोनॉमिक फॉर्मूला है कि अगर आपके मुल्क की इन्फ्लेशन दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स की इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो आपकी करेंसी को अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट होना पड़ेगा उस इन्फ्लेशन डिफरेंशियल को मैनेज करने के लिए। जो आपने बेसिक बात की, और जो आप कह रहे हैं 105 रुपए पर आप नहीं थे कंफर्टेबल, इसका मतलब है ना कि मिस्टर साहब ये कन्फेशन है आपका कि इसाक डार साहब ने अपनी जिद में और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रुपए को गलत रोक के रखा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स मुतासिर हुई, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ी। आपको आके ये जो है एक नई पॉलिसी आप मुतारिफ करा रहे हैं जिसमें मार्केट फोर्सेस पर भी छोड़ रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स पे की भी बात कर रहे हैं। ये गलत किया ना 4-4.25 साल फिर?
यार देखिए, मैं जो अब जिम्मेदारी जो मेरे पास आई है, तो मैं जो देख रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, 115 रुपये इज़ द राइट अमाउंट, जो हम पैरिटी पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट का बहुत कंपैरेटिव हो जाता है, इनफैक्ट मोर देन एक्सपेक्टेड कंपैरेटिव हो जाता है, जहाँ पे इंपोर्ट जो है, जो इस किस्म की जो नॉन एसेंशियल आइटम्स थी, उसमें शायद थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मेरी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो जाएगी, पाकिस्तानी इंडस्ट्री चलेगी। और ये बात दुरुस्त है कि जब आप ये करते हैं, रुपया डिवैल्यू करते हैं, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी चांस होता है, लेकिन क्योंकि पहले डिवैल्यूएशन के बाद इन्फ्लेशन नहीं हुआ पाकिस्तान में, 3.8% में है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल कि इस बार भी इंशाल्लाह ताला जो हमारा टारगेट था 5% का, उससे कम रहेंगे। हमको एक जो चीज़ मेंटेन करनी है वो हमारी ग्रोथ मेंटेन करनी है। 6% हमारी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत करीब चले जाएंगे 6% के, विच मीन्स कि इस मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके और मिलेंगे। जैसे एनर्जी और आ रही है, हवेली बहादुर शाह जो है वो एकदम टेस्ट रन करके अब परफेक्ट बिजली दे रहा है, तो जैसे एनर्जी पाकिस्तान में और आएगी और एनर्जी सस्ती हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला बिजली, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। आज मूडी की भी रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी ये कहा है कि जैसे ही पाकिस्तान में CPEC के थ्रू और दूसरे मनसूबों के थ्रू बिजली लग रही है, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑलरेडी इज ऑन द अप स्विंग, सो आई सी नो प्रॉब्लम गिवन कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वाइब्रेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दे रहे हैं वैसा हो, मगर जो आप कह रहे हैं कि ये आप जब आए तो आपको जो ठीक लगा आपने किया, ये वाकईतन रुपये की डेप्रिसिएशन आपकी पॉलिसी है या असल में ये एक पैगाम है कि अगर IMF का अगला प्रोग्राम लेना है तो उससे पहले रुपये को डेप्रिशिएट करना है, डिवैल्यू करना है, क्योंकि IMF ने कहा है अदरवाइज प्रोग्राम मिलेगा नहीं, जिसका मतलब है कि हम IMF के एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। मैं शादेब मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं है, और मैं तो खैर 2 महीने के लिए हूँ, इसके बाद कोई आएगा टेम्प्रेरी, फिर जो भी अल्लाह ने चाहे इलेक्शन में जीत के आएगा। मेरा कोई इरादा नहीं है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम में जाएं, और ना हम समझते हैं कि ज़रूरत है। हम ये बात समझते हैं कि हमें बेसिक क्या क्या चीज़ें करनी है। ये डिवैल्यूएशन की पॉलिसी थी, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। दिसंबर में भी जो करी थी और उसके बाद अब भी जो करी है, मतलब ये कि इन द सेंस कि स्टेट बैंक ने करी है, स्टेट बैंक के गवर्नर और ऑब्वियसली मैं कोऑर्डिनेट करते हैं, रोज़ की बातचीत होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का पता होता है और लोगों को इस बात का पता होता है, सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह को, हम ये बैठ के मशवरा करते हैं। अब जैसी सिचुएशन होती है, मुझे नहीं पता कि 5 साल पहले या 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी। जब मैं आया और मैंने सिचुएशन देखी है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर थोड़ी सी टाइटनिंग हो गई थी, रिजर्व नीचे जा रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, और क्योंकि CPEC की वजह से वन टाइम इंपोर्ट्स में हाइक आया हुआ था, जो इतनी सारी मशीनरी हमने इंपोर्ट करी है, और क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारा, 1/3 ऑफ माई इंपोर्ट्स फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो मुझे ये समझ में आया, मेरी दानिश में आया कि मेरे ख्याल से ये डिवैल्यू करना चाहिए। ये बात हमने करी प्राइम मिनिस्टर साहब से, गवर्नर स्टेट बैंक साहब से, और फिर उन्होंने ये फैसला लिया। उसके बाद ये कल वापस हमने फिर फैसला लिया। आई थिंक ये दानिस्ता पॉलिसी थी हमारी। अब हम ये समझते हैं कि वी हैव कम टू द एंड ऑफ व्हाट वी वांटेड टू डू, वी हैव अचीव्ड द स्ट्रक्चरल चेंज। IMF के जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम वापस ठीक है, आप कह रहे हैं कि IMF के पास जाने का कोई इरादा नहीं है। आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था एमनेस्टी स्कीम जल्दी लेकर आएंगे, तो फिर उसका क्या स्टेटस है? 2 महीने आपके पास रह गए हैं, कब लाएंगे? एमनेस्टी स्कीम हमारी जो है वो तकरीबन तैयार है। आज फाइनल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने तकरीबन अप्रूवल दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है इसकी हेयरिंग कर रहा है, चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR को जाना होता है अक्सर, वो आज गए थे, उन्होंने कुछ कमेटी वगैरह बनाई है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला या उनसे डफटेल कर लेंगे या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये ले डाउन कर देंगे। आर एमनेस्टी इज इसेंशली रेडी, वी आर पॉलिटिकली कमिटेड टू ब्रिंग दिस एमनेस्टी एंड गिव पाकिस्तानीज वन चांस। और जो मैंने बार बार गुजारिश करता हूँ कि एमनेस्टी जो है उसके अंदर मैं वो लॉक्स लगाऊंगा जो जिसके तहत इस वक्त 111 के थ्रू जो लोग पैसे लेके आ जाते हैं डॉलर और नो क्वेश्चन आस्क्ड होता है, वो चीज़ ख़त्म करेंगे हम एक मरतबा, वरना तो ये ज़िंदगी भर कंटिन्यूस एमनेस्टी नहीं दे सकते। हम एमनेस्टी इंशाल्लाह लेके आएंगे और कॉम्प्रिहेंसिव एमनेस्टी लेके आएंगे और आई थिंक दैट दिस विल हेल्प। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी ये कहा कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है उससे रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं है। शायद इतनी सी बात सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमी और चल जाए और लोगों को चांस दें कि इकोनॉमी के अंदर हिस्सा बन सके। अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं है तो क्या मुफ्त में ला रहे हैं कि बस पैसा डिक्लेयर करें और बात खत्म, या कुछ ना कुछ पैसे ले रहे हैं? कोई पेनल्टी है? नहीं, मुफ्त तो देखें ना, आप भी दरमियान में इश्तिहार के प्रोग्राम के इश्तिहार तो चलाते हैं, मुफ्त में तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा तो इश्तिहार का मतलब रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ही होता है ना। आपने कहा नहीं है तो इसलिए सवाल किया।
वो नहीं, हम रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं कर रहे। आई वांट टू मैक्सिमाइज माय इकोनॉमी। मेरा मकसद जो है वो मेरी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसको मैक्सिमाइज करें। इफ आई कैन ब्रिंग द पाकिस्तानी पीपल्स मनी विच इज पार्ट आउटसाइड पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान एंड पुट दिस इनटू प्रोडक्टिव यूज, अगर वो उन चीज़ों में लगा दें, सनतें लगा दें, सरमायाकारी करें पाकिस्तान में, तो वो उससे रोजगार मुहैया होगी। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तानियों को रोजगार मुहैया हो। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एफबीआर को ज़्यादा पैसे मिल जाएं। माजी में एमनेस्टीज आई हैं और उसके बाद क्या हुआ सबने देखा। अहम बात यह है कि इंटरनेशनली सख्ती हो रही है, यूरोप में सख्ती हो रही है, दुबई में सख्ती हो रही है और लोगों में वहां पर बेचैनी है कि पैसे की सोर्स को, सब चीजों को, अगर आप एमनेस्टी दे रहे हैं तो आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का रिसेप्शन मिल भी सकता है क्योंकि वहां पर सख्ती हो रही है। टारगेट क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमने OECD से एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसके तहत हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्पॉन्टेनियस इन्फॉर्मेशन वो खुद भी बेच सकते हैं, हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के बारे में, और हमको ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड पाकिस्तानी टैक्स रेजिडेंट्स के बारे में वो देने के लिए उनके लिए लाजिम है। तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो यस, इनकी बाहर पकड़ होगी पाकिस्तानियों की जिन्होंने बाहर एसेट रखा हुआ है। और वैसे भी मुसलमान नाम से इस वक्त पैसे ट्रांसफ़र करना बाहर बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये पाकिस्तानियों को बड़ी दुश्वारी हो रही है। बहुत सारे बिजनेसमैन मुझसे बात करते हैं, दूसरे लोग मिनिस्टर से बात करते हैं कि एमनेस्टी कब लेके आओगे। हम एमनेस्टी लेके आएंगे। अगेन, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि इधर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करूं। हम समझ रहे हैं कि अच्छे खासे डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे और अच्छी खासी लिस्टिंग हो जाएगी। जो एसेट्स पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों के हैं वो भी अगर हमको डिक्लेयर कर देंगे, वी विल बी ओके विद दैट, क्योंकि इवेंचुअली वो हमारे टैक्स नेट में आ जाते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं, वो ला सकते हैं अपने पैसे बाद में भी और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में कर सकते हैं। सो हम उनको काफ़ी फैसिलिटेट करेंगे। अगैन फिर से मैं कहता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी इकोनॉमी चल जाए, हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एफबीआर को 200-400 अरब रुपए और मिल जाएं। बहुत शुक्रिया। मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे हैं कि इस लेवल पर वो कंफर्टेबल हैं। अगले इस साल का जो आखिर है उस तक उनको यही लेवल नज़र आता है और ये जानबूझकर जो भी रुपए में डिक्लाइन हुआ है और रुपए की कीमत में कमी हुई है वो जानबूझकर हुकूमती फैसले के तहत की गई है, क्योंकि इसकी गुंजाइश महसूस हो रही थी हुकूमत को। प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।